Hello everyone. In today's video, we will learn the steps of research with examples. So let's get started. There are mainly 10 steps when we are doing our research. What is research steps? Research steps क्या होते हैं पहले इसे समझते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक गोल है, कोई भी मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि मुझे पीएचडी करनी है. पीएचडी क्या है? मेरा गोल है, मुझे पीएचडी की डिग्री लेनी है, कंप्लीट करनी है. तो उसके लिए मेरे कुछ स्टेप्स डिसाइड किए गए हैं, जैसे कि पहले अपना कोर्स वर्क कंप्लीट करना, उसके बाद आपको गाइड अलॉट होगा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, ठीक है. फिर आपको लिटरेचर रिव्यू का वर्क दिया जाएगा, पेपर पब्लिकेशन करना, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना, थीसिस लिखना, थीसिस का प्री सबमिशन करना. तो ये सब क्या है? मेरी पीएचडी को कंप्लीट करने के लिए मेरे कुछ स्टेप्स हैं जिनको मुझे फॉलो करना पड़ेगा. पहले उन स्टेप्स को कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाकर मुझे पीएचडी की डिग्री मिलेगी. उसी तरीके से जब हम अपनी रिसर्च को करते हैं तो उस रिसर्च को करने के भी हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज़ रिसर्च. रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक वे इन विच वी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, identify the solution of a particular problem, right? So the main steps of research include: first, identify research problem, review of literature, formulate objective and hypothesis, research design, select population and sampling, data collection, data analysis, interpretation of result, conclusion and recommendation, report writing and presentation. These are basically 10 steps in which we conduct our research. So we will discuss all these steps in one by one in detail. हमारा फर्स्ट स्टेप्स क्या था रिसर्च का? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, ठीक है. जैसे कि हमारे पास ये एक प्रॉब्लम गिवन है: डज डेली यूज़ ऑफ सोशल मीडिया अफेक्ट द स्टडी परफॉर्मेंस ऑफ कॉलेज स्टूडेंट. सोशल मीडिया का डेली बेसिस पर यूज़ करने से कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, क्या उनकी स्टडी, उनकी परफॉर्मेंस पर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, क्योंकि किसी भी वर्क को करने के लिए, किसी भी सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें उसका कॉज, उसका रीज़न पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है. क्योंकि प्रॉब्लम पता होगी तभी तो हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम गिवन है, ठीक है. इसमें हमारे जो मेन कीवर्ड्स थे वो क्या क्या थे? डेली यूज़, स्टडी परफॉर्मेंस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कि जो स्टूडेंट वो किस किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहा है. कॉलेज के स्टूडेंट पर हमें फोकस करना पड़ेगा, एक हमारा ये कीवर्ड है. और उनका डेमोग्राफिक, वो किस एज ग्रुप के हैं, राइट. तो फर्स्ट स्टेप्स हमारे क्या था? आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम. स्टेप 2, रिव्यू ऑफ लिटरेचर. व्हाट इज़ लिटरेचर रिव्यू? डाइव इनटू एग्जिस्टिंग स्टडी ऑन सोशल मीडिया यूज़ एंड अकेडमिक आउटकम. लिटरेचर रिव्यू बेसिकली क्या होता है? हमारी जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हमारे जो लिटरेचर हैं, जो ऑलरेडी लोग रिसर्च कर चुके हैं, उनसे उनके रिसर्च आर्टिकल्स हैं, जो बुक्स हैं ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं, उनको हमें क्या करना है? उनको हमें रीड करना है, ठीक है. वो हमारा लिटरेचर रिव्यू होता है. जब हमने लिटरेचर रिव्यू रीड किया तो हमें 2 व्यूज़ मिले वहाँ से. फर्स्ट, कुछ लोगों ने हमें सपोर्टिव व्यू दिया. कुछ रिसर्च ने सजेस्ट किया कि सोशल मीडिया का यूज़ करने से कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है और इन्फॉर्मेशन एक्सेस होती हैं. जबकि कुछ ने डिस्ट्रैक्टिव व्यू दिया कि अगर स्टूडेंट सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं तो उससे उनके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी जो अटेंशन है वो रिड्यूस होती है और उनकी प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. प्रोक्रास्टिनेशन का क्या मतलब होता है? जब कोई पर्सन किसी वर्क को बार बार डिले करने की कोशिश करता है तो उसको हम प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं. क्योंकि जब स्टूडेंट सोशल मीडिया का यूज़ करेगा तो कहीं ना कहीं उसकी जो अटेंशन है वो वहाँ वो ग्रैब होगी, जिसकी वजह से उसका जो मेन वर्क है वो उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है. और अपना जो वर्क है उसको वो डिले करने की कोशिश करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसको हम प्रोक्रास्टिनेशन बोलेंगे. स्टेप 3, फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस. लिटरेचर रिव्यू करने के बाद हमारा जो थर्ड स्टेप होता है बेसिकली वो क्या होता है? अपने ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करना, अपनी स्टडी के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करना जो कि क्लियर, मेजरेबल होना चाहिए. तो हमने क्या ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया? टू एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल मीडिया यूजेस टाइम एंड अकेडमिक परफॉर्मेंस इन कॉलेज स्टूडेंट. ये हमारी स्टडी का क्या था? ऑब्जेक्टिव था. हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस एक टेस्टेबल अजम्पशन होती है जिसको हमें
जो कि हम खुद एज्यूम करते हैं और बाद में डेटा कलेक्शन करके और डेटा को एनालाइज करके उसको क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं। तो हमने हाइपोथेसिस क्या लगाई अपनी स्टडी के लिए, स्टूडेंट हु स्पेंड मोर देन 3 आवर डेली ऑन सोशल मीडिया विल डेमोन्स्ट्रेट लोअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, राइट। ये हमारी प्रेडिक्शन है कि जो भी स्टूडेंट डेली बेसिस पर 3 घंटे से ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो क्या हो रही है, वो लो हो रही है। ये हमारी क्या है, ये हमारी एक हाइपोथेसिस है। नेक्स्ट स्टेप इज़ फॉर चूज रिसर्च डिज़ाइन। व्हाट इज़ रिसर्च डिज़ाइन? रिसर्च डिज़ाइन इज़ अ conceptual framework. It is a blueprint in which we conduct our whole research, in which we decide the method of data collection, method of sampling, what is the procedure of sample size, etc. राइट। तो रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है जिसमें हमें डिसाइड करना होता है कि हम डेटा कलेक्शन के कौन कौन से मेथड लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर 3 मेथड दे रखे हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड मेथड। क्वालिटेटिव मेथड क्या होता है, जहाँ पर हम क्वालिटी की बात करते हैं, जो कि नंबर्स में डील नहीं करता है। जैसे कि अगर हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं किसी फैक्ट के बेस पर, किसी इन्फॉर्मेशन के बेस पर, लोगों का परसेप्शन लेके, राइट, इंटरव्यू लेकर, ऑब्जर्वेशन के बेस पर, तो ये क्या है, हमारा क्वालिटेटिव है, क्योंकि इसमें हमने नंबर्स में डील नहीं किया है। वहीं जो क्वांटिटेटिव मेथड होता है उसमें हम नंबर्स की बात करते हैं, ठीक, मेज़र करते हैं रिलेशनशिप को यूजिंग न्यूमेरिकल डेटा, मीन्स नंबर्स की बात करते हैं। अगर हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं नंबर्स की फॉर्म में, हमने फॉर एग्जांपल हमने क्वेश्चनआयर का यूज़ किया, हमने क्वेश्चनआयर सर्वे करवाया जिसमें हमने कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन डाले, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्वांटिटेटिव मेथड हो जाएगा डेटा कलेक्शन का, राइट। मिक्स्ड मेथड, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, राइट। तो हमने अपनी रिसर्च में हमने क्या यूज़ किया है, क्वांटिटेटिव मेथड का यूज़ किया है, जिसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चनआयर सर्वे का यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर क्वेश्चनआयर सर्वे का, डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये हमने अपनी रिसर्च डिज़ाइन में डिसाइड कर लिया है। स्टेप 5, सेलेक्ट पॉपुलेशन एंड सैम्पल। पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करती है टोटल नंबर ऑफ ग्रुप को, टोटल नंबर ऑफ आइटम को। फॉर एग्जाम्पल, ऑल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इनरोल्ड एट योर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, मतलब किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जो टोटल नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो इनरोल्ड हुए हैं वो हमारे क्या है, वो हमारा पॉपुलेशन है। अगर उनमें से हमने 200 स्टूडेंट को रैंडमली क्या किया है, सेलेक्ट किया है किसी डिपार्टमेंट में से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सैम्पल हो जाएगा, बिकॉज सैम्पल इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव और इट इज़ अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। अब सैम्पल को सेलेक्ट करने की भी कुछ टेक्निक होती है, सैम्पलिंग की भी कुछ टेक्निक होती है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, राइट। तो इनको हम अपनी आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में बेसिकली रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाई सैम्पलिंग, ये सब आती है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारी पर्पजिव सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये सब आती है। इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, अपनी आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। स्टेप 6, कलेक्ट द डेटा। अभी तक हमने डिसाइड किया था अपनी रिसर्च डिज़ाइन में कि जो डेटा कलेक्शन है उसके कई सारे मेथड होते हैं। हम मान लेते हैं कि हमने डेटा कलेक्शन के लिए क्वांटिटेटिव मेथड का यूज़ किया है क्वेश्चनआयर सर्वे करवाने के लिए, ठीक है, जहाँ पर हमने स्ट्रक्चर्ड एक क्वेश्चनआयर बनाई। जब हम क्वेश्चनआयर बनाते हैं तो उसमें कुछ सेक्शन होते हैं, कुछ सेक्शंस में उसको डिवाइड किया जाता है। जो फर्स्ट सेक्शन होता है, जो फर्स्ट हम इंफॉर्मेशन लेते हैं वो डेमोग्राफिक प्रोफाइल से रिलेटेड ली जाती हैं कि जो स्टूडेंट है उनका एज क्या है, जेंडर क्या है, किस डिपार्टमेंट में वो वर्क करते हैं, किस यूनिवर्सिटी से हैं एंड मैनी अदर, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन डालते हैं। फर्स्ट सेक्शन फिर हमने बनाया, उसमें हम सोशल मीडिया का वो यूज़ कितना कर रहे हैं, उनका डेली कितना टाइम दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं, उनका पर्पस क्या है सोशल मीडिया को यूज़ करने का, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डालें। फिर एक नेक्स्ट सेक्शन में उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम डालेंगे, जैसे कि उनका सेल्फ रिपोर्ट, जीपीए और लेटेस्ट एग्जाम स्कोर। अब ये हमने क्वेश्चनआयर क्या की, बना के तैयार कर ली। अब हमें देखना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये जो क्वेश्चनआयर हमने बनाई है इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। या तो हम गूगल फॉर्म बना के उसको ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लोगों को मेल भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर
हम क्या कर सकते हैं, उनको ऑफलाइन 200 स्टूडेंट को क्या कर सकते हैं, क्वेश्चनर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसमें उनको हमें क्या देना पड़ेगा, एथिकल कॉन्सेंट लेना पड़ेगा। एथिकल कॉन्सेंट बेसिकली ये होता है कि जब हम किसी भी पर्सन का डेटा कलेक्ट करते हैं, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उनकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल से रिलेटेड, तो हम उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि आपका जो भी डेटा है वो हमारी रिसर्च में ही यूज़ किया जाएगा, ठीक है, उसको और किसी भी जगह पर यूज़ नहीं किया जाएगा। एक तरीके से उनको एश्योर किया जाता है, ठीक है। स्टेप 6 में हमने क्या किया था, डेटा को कलेक्ट कर लिया था। अब जब हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया है तो उसको हम एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोरिलेशन एनालिसिस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं पियर्सन कोरिलेशन को डिटरमाइन करने के लिए स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल मीडिया आर एंड जीपीए, राइट। जीपीए मीन्स ग्रेड पॉइंट एवरेज, ठीक है। या फिर हम कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि SPSS हो गया हमारा, एमोज है, ठीक है। इन सब का यूज़ करके हम अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। और विजुअलाइजेशन के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें अपनी रिसर्च को विजुअलाइज करना है, उसका पाई चार्ट बनाना है, ग्राफ बनाना है, तो उस सब के लिए हम एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा क्या होगा, हमारा डेटा एनालाइज हो जाएगा। स्टेप 8, इंटरप्रेट एंड डिस्कस रिजल्ट। व्हाट डज द डेटा टेल? These steps involve making sense of the statistical finding and relating them back to your initial research question and hypothesis. हमने डेटा कलेक्ट किया, डेटा को एनालाइज किया, उस डेटा को एनालाइज करने के बाद उसका जो भी रिजल्ट आया होगा उसके बेस पर हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी फाइंडिंग्स निकालनी पड़ेंगी। जैसे कि हमारा रिसर्च क्वेश्चन क्या था कि सोशल मीडिया का यूज़ करने से स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस थी उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, 200 स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट किया था, उसको एनालाइज किया। एनालिसिस के बाद हमारे जो फाइंडिंग्स हैं वो क्या शो कर रही हैं, आवर एनालिसिस रिवील दैट स्टूडेंट हु यूज सोशल मीडिया फॉर मोर देन 3 आवर डेली टेंड टू स्कोर ऑन एवरेज 10% लोअर इन देयर GPA कंपेयर टू देयर पीयर्स। मतलब जो स्टूडेंट 3 घंटे या उससे ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, उससे उनका जो GPA है वो 10% लोअर जा रहा है अदर स्टूडेंट के कंपैरिजन में, ठीक है। उसका रीज़न क्या निकाला हमने, दिस कुड बी एट्रीब्यूट टू डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम नोटिफिकेशन। हो सकता है कि वो नोटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, जिसकी वजह से उनका जो डेडिकेटेड स्टडी टाइम है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। और ऑल्टर कॉग्निटिव पैटर्न एसोसिएटेड विथ फ्रीक्वेंट डिजिटल एंगेजमेंट, ठीक है। तो ये हमने इसका क्या निकाला, इसका रीज़न निकाला, ठीक है। तो जो भी हम एनालिसिस करते हैं उसके बाद हमें एज अ फॉर्म ऑफ इंटरप्रिटेशन रिज़ल्ट निकालना होता है, और उस रिज़ल्ट को हमें शो करना पड़ता है अपनी स्टडी में, और उसके बारे में हमें डिस्कस करना पड़ता है कि ये इसका रीज़न था जिसकी वजह से इतना जो स्टूडेंट सोशल मीडिया यूज़ कर रहे थे उनकी परफॉर्मेंस पर ये इम्पैक्ट पड़ रहा था, और इसका ये रीज़न था। ये हमारी क्या हो जाती हैं, ये हमारी बेसिकली क्या होता है, इंटरप्रिटेशन होती हैं। स्टेप 9 इज़ ड्राइंग कंक्लूजन एंड ऑफरिंग रिकमेंडेशन। हमने क्वेश्चन डिसाइड कर लिया, लिटरेचर रिव्यू कर लिया, रिसर्च डिज़ाइन कर ली, डेटा कलेक्ट कर लिया, डेटा एनालिसिस कर लिया, उसके बेस पर फाइंडिंग निकाल ली, रिजल्ट, इंटरप्रिटेशन। लास्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट में हमने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी अपनी फाइंडिंग्स निकाली हैं, उन फाइंडिंग्स के बेस पर हमें कंक्लूज़न देना होता है अपने पूरे पेपर का, जिसमें कंक्लूज़न के साथ साथ हम बेसिकली हमारे पेपर की लिमिटेशंस क्या है, वीकनेस क्या है, उनको भी बताना होता है, और फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन भी प्रोवाइड करवाना पड़ता है अपने पेपर में, जिसको हम कंक्लूज़न बेस बोलते हैं। और उसके बेस पर अगर हम कुछ रिकमेंडेशन देना चाहते हैं पर्टिकुलर एरिया में, तो हम वहाँ पर कुछ रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड करवा देते हैं। तो इन दिस क्रूशियल फेज यू सिंथेसाइज योर फाइंडिंग इनटू कंसाइज कंक्लूजन एंड प्रपोज एक्शनेबल रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन योर रिसर्च। हमारा कंक्लूजन हमने क्या निकाला, की इनसाइट क्या निकाली, आवर रिसर्च स्ट्रांगली सजेस्ट दैट मेंटेनिंग अ बैलेंस अप्रोच टू सोशल मीडिया यूज कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव अकेडमिक परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल स्टडी एफिकेसी। कि अगर स्टूडेंट सोशल मीडिया और जो वो स्टडी कर रहा है उन दोनों के बीच में बैलेंस रखे, मतलब लिमिटेड सोशल मीडिया का वो यूज़ करे, तो उससे उसकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगी, और साथ ही साथ उसकी जो सेल्फ एफिकेसी है, उसकी जो स्टडी एफिकेसी है वो भी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी।
हमने एक्शनेबल एडवाइस क्या दी कि वी रिकमेंड इम्प्लीमेंटिंग टाइम मैनेजमेंट वर्कशॉप फॉर स्टूडेंट फोकसिंग ऑन डिजिटल लिटरेसी एंड प्रमोटिंग हेल्दी सोशल मीडिया हैबिट टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, अपना कंक्लूजन प्रोवाइड कर दिया अपने पेपर का, और जो हमें रिकमेंडेशन इम्पोर्टेंट लगी थी वो हमने क्या किया, रिकमेंडेशन दे दी। स्टेप 10 रिपोर्ट एंड शेयर। द फाइनल स्टेप्स इन्वॉल्व डिससेमिनेटिंग योर रिसर्च फाइंडिंग टू अ ब्रॉडर ऑडियंस। ये हमारी रिसर्च का क्या होता है, फाइनल स्टेप होता है, जिसमें हमने जो अपना पेपर लिखा है, हमारा पेपर लिखकर रेडी हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम उस पेपर को पब्लिश कर दें, एकेडमिक पब्लिकेशन कर दें, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, कंपाइल योर कॉम्प्रिहेंसिव फाइंडिंग इनटू अ फॉर्मल रिसर्च पेपर अडहियरिंग टू एकेडमिक पब्लिशिंग स्टैंडर्ड। पेपर रेडी करना होगा, जो कि जिस भी हम पब्लिकेशन हाउस को भेजेंगे उसकी जो गाइडलाइन होंगी उसके अकॉर्डिंग हमें पेपर की फॉर्मेटिंग करनी होगी और हम अपना पेपर पब्लिश करना होगा। या फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या होता है, डिससेमिनेशन, मीन्स प्रेजेंट योर वर्क एट यूनिवर्सिटी सेमिनार एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस एंड एम फॉर पब्लिकेशन रेपुटेटेड एजुकेशन जर्नल टू कंट्रीब्यूट द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, सेकंड क्या होता है कि हमारा जो हमने वर्क किया है, जो पेपर रेडी किया है, उसको हम सेमिनार में प्रेजेंट कर दें, किसी यूनिवर्सिटी के में, किसी कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट कर दें, ताकि वो कॉन्फ्रेंस पेपर के बेस पर हमारा पब्लिश हो जाए। तो ये हमारा क्या होता है, लास्ट स्टेप होता है रिसर्च का, जिसमें बेसिकली हमें अपनी रिपोर्ट बनाकर उसको शेयर करना होता है इन द फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन और इन द फॉर्म ऑफ कॉन्फ्रेंस पेपर। In the final conclusion, we can say research is a step-by-step journey. Start with a question, collect reliable data, and share findings that can make a difference. Thank you so much for your engagement. Thank you.